कुमार बिहारी पांडे मशीनों की दुनिया में नए नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ते गए। परिवार भी बढ़ा और व्यवसाय भी। पुत्री के नाम पर नई कंपनी की स्थापना हुई। हर नया काम उन्हें माहिर बनाता गया। अब आगे सुनिए अंक 9। एक दिन टाइडी होम के मालिक बक्कू भाई पंचोली टूल रूम आए। वहां उन्होंने बहुत सारी मशीन और ग्राइंड प्लेटें पड़ी हुई देखी। उन्होंने रामामूर्ति साहब से पूछा, ये सब क्या है? रामामूर्ति साहब ने उन्हें बताया कि ये मशीन और ग्राइंड प्लेटें हैं। इनके तैयार होकर मिल जाने से हमारा मोल्ड बनाना बहुत आसान हो जाता है। ये टेक्निक अभी तक विदेशों में ही है, भारत में नहीं है। इससे डाई बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और हर डाई पर हमारा 1 से 1.5 महीने का समय बच जाता है। फिर मुझे बक्कू भाई से मिलवाते हुए बोले, ये हैं बिहारी भाई। ये सब इन्हीं की बदौलत हो पाया है। ये भी मेरे गुरु इलियट साहब से ही काम सीखे हैं। बक्कू भाई बड़े प्रेम से मुझसे मिले, लेकिन राममूर्ति साहब से पूछने लगे, भाव तो ज्यादा नहीं आता? राममूर्ति साहब ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये अपनी कॉस्टिंग से भी सस्ता गिरता है। ये सुनकर बक्कू भाई बहुत खुश हुए और मुझसे आगे भी इसी तरह से सहयोग करते रहने की गुजारिश की। मुझे भी तो काम चाहिए था। मैंने उन्हें पूरा सहयोग देने का वादा किया। बक्कू भाई बहुत बड़े आदमी थे। पंचोली पिक्चर्स के नाम से फिल्म बनाने वाले दलसुख भाई पंचोली के भतीजे थे। पंचोली ब्रदर्स ने हालांकि अब फिल्में तो बनानी बंद कर दी थी, पर धन की अब भी उनके पास कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों तक मैं यूं ही बक्कू भाई का काम करता रहा। एक दिन अचानक उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे कहने लगे, बिहारी भाई, हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं। चाहो तो स्टैम्प पेपर पर लिखकर, चाहो तो मुंह ज़बानी, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसी मुझे तुम्हारी ज़बान पर पूरा भरोसा रहेगा। अब आगे से तुम बंबई में टाइडी होम को छोड़कर किसी प्लास्टिक वाले का काम नहीं करोगे, और बदले में मैं तुम्हें प्लेट्स के अलावा कैविटी और पंच कटवाने का काम भी दिया करूंगा, जिससे तुम्हारे पास काम की कमी न रहे और मेरी वजह से तुम्हें नुकसान न पहुंचे। अब तक शायद बक्कू भाई को मेरा महत्व समझ में आ गया था। वो जानते थे अगर मैंने दूसरी प्लास्टिक कंपनियों का काम भी किया तो उनकी भी डाइयां जल्दी जल्दी तैयार होने लगेंगी और बक्कू भाई का कंपटीशन वैसा का वैसा ही कायम रहेगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी और प्लास्टिक कंपनी का काम भी करूं। मुझे उनके इस प्रस्ताव में कोई खास घाटा नहीं था। उनके टाइडी होम का काम मुझे भरपूर मिल ही रहा था और अब तो वो बहुत सारा काम मुझे देने का वादा कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ मेरी जबान पर इतना विश्वास करने को तैयार था। मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई। मुझे अपने ऊपर एक गर्व महसूस हुआ कि कुमार बिहारी, बंबई के मार्केट में तुम्हारी जबान की इतनी कीमत, इतनी साख बन गई है। एक साधारण होटल बॉय के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि, मेरे लिए तो ये कारों का खजाना हाथ लग जाने जैसी बात थी। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच एक मौखिक करार हो गया, जिसे जीवन पर्यंत न तो कभी बक्कू भाई ने तोड़ा और न मैंने। उस दिन मुझे समझ में आया कि एक व्यापारी की जबान का क्या महत्व होता है। लाखों करोड़ों का सौदा सिर्फ जबान पर होता है, जिसका दोनों पार्टियां पूरी तरह से पालन करती हैं, फिर चाहे कितना ही घाटा हो या कितना ही मुनाफा। वैसे अपवाद तो हर जगह होते ही हैं। बक्कू भाई ने मूर्ति साहब को यह आदेश भिजवा दिया कि उस दिन के बाद से टाइडी होम का सारा ऑर्डर सिर्फ मुझे ही दिया जाएगा। टाइडी होम का सारा काम मेरे पास आना शुरू हो जाने के कारण काम मेरे पास बहुत बढ़ गया था। पैसे भी पहले से ज्यादा आने लगे थे। मेरे स्तर के लिहाज से मेरा मलाड वाला मकान छोटा भी था और निचले स्तर का भी। घर में हम पति पत्नी और हमारी बच्ची के अलावा गांव से मेरे साले भी आकर रहने लगे थे। जगह की तंगी थी। अब जब साले साहब का जिक्र आ ही गया है तो ये भी बता दूं कि वो मेरी पत्नी के बंबई आने के कुछ महीने के बाद ही बंबई आकर रहने लगे थे। अब साले बहनोई के बीच तो मजाक का रिश्ता होता ही है। अगर मैं इस तरह कहूं कि मुझे
अगर अपनी ससुराल से दहेज में कुछ मिला था तो वो हमारे साले साहब ही थे। वैसे वो मेरे सर आंखों पर थे, होते भी क्यों नहीं। कहावत है ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। मैंने अपने साले साहब को भी मशीनिस्ट का काम सिखाने के लिए एक जगह अप्रेंटिस लगवा दिया था, ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो। अब पत्नी थोड़ा बड़ा मकान लेने का आग्रह करने लगी। यहां एक बात और बता देना जरूरी लग रहा है, इस वक्त तक मेरी पत्नी ने हालात के साथ समझौता करना बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था। अब तक उसे अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि मैं घर में जितना भी समय दे पाता हूं, उससे ज्यादा समय मैं किसी भी हालत में नहीं दे पाऊंगा। अतः समय की मांग के अनुसार उसने अपने आप को एक नए ही सांचे में ढाल लिया था। अब वो गांव की शर्मीली संकोची कन्या की जगह एक कर्मठ, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ नारी बन चुकी थी। घर का सारा मोर्चा उसने अपने दम पर संभाल लिया था। मुझे तो पता ही नहीं रहता था कि घर में क्या आना है, कब आना है, और सच पूछो तो आज भी पता नहीं रहता। ये सारी व्यवस्था तब भी मेरी पत्नी ही संभालती थी और आज भी वही संभालती है। मैं तो सिर्फ रुपया कमाकर दे दिया करता था और आज भी वही कर रहा हूं। मैंने एक मकान देखा, 2 रूम किचन वाला फ्लैट था। भाड़ा था 110 रुपए और पगड़ी 11,000। उस समय वो भाड़ा मुझे भयभीत कर रहा था। मैं भाड़े से नहीं, अपने जीवन के उतार चढ़ाव से भयभीत था। पता नहीं कल क्या हो, पता नहीं आगे मैं इतना भाड़ा दे पाऊं या नहीं। उस मौके पर नारायण कामत साहब ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। वो कहने लगे, तुम फ्लैट ले तो लो, अगर तुम भाड़ा नहीं भर पाओगे तो मैं भर दूंगा। उनके हिम्मत बढ़ाने से मैंने फ्लैट ले लिया। ये नारायण कामत साहब भी मेरे पूर्व परिचितों में से थे। ये भी इलियट साहब की बॉम्बे टूल्स एंड डाई में काम करते थे। आजकल ये टाइडी होम में जनरल मैनेजर डिजाइनिंग की हैसियत से काम कर रहे थे। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वास्तव में रामामूर्ति साहब का म्यूचुअल इंजीनियरिंग के लिए मेरा नाम सुझाने वाले नारायण कामत साहब ही थे। कामत साहब मुझसे बड़ा स्नेह करते थे। सच पूछा जाए तो अगर मुझे इलियट साहब, अमीन साहब, रामामूर्ति साहब और नारायण कामत साहब जैसे सत्पुरुषों का सहयोग न मिला होता तो मैं शायद वहां पहुंच ही नहीं पाता जहां आज खड़ा हूं। मेरा करियर बनाने, सजाने, संवारने में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इन महानुभावों का हृदय से आभारी हूं। शायद मां नारायणी की कृपा का ही परिणाम है कि मुझे इतने गुणी पुरुषों का साहचर्य प्राप्त हो सका। मां नारायणी की महती कृपा और इष्ट मित्रों की शुभेच्छा से मैं मालाड वाले रूम से निकलकर 2 रूम किचन वाले फ्लैट में आ गया। फ्लैट को सजाने संवारने का सारा भार मेरी पत्नी ने अपने कंधों पर ले रखा था। क्या चीज कहां होगी, कैसा फर्नीचर बनेगा, कैसे गद्दे आएंगे, पलंग कैसा होगा, ये सब निर्णय वही लेती थी। और तो और गांव की उस भोली भाली औरत को अब सोफा सेट और डाइनिंग टेबल के बारे में भी जानकारी हो चुकी थी। मेरी पत्नी ने बड़े चाव से उसे सजाया। मैंने तो सिर्फ साधन भर जुटा देने का काम किया। कम साधनों में भी पत्नी ने घर की कायाकल्प कर दी। मलाड के पुराने घर से पत्नी मां नारायणी की वो मूर्ति भी अपने साथ इस नए घर में ले आई थी, जिसमें उसे मां के साक्षात दर्शन हुए थे। उसने मूर्ति को लाकर यूं ही एक खिड़की पर रख दिया। पूरे घर का इतना साज श्रृंगार किया गया, पर वो मूर्ति जहां की तहां रखी रही। हम लोग मां की पूजा तो अवश्य नियम पूर्वक करते थे, पर उनके रखने रखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। एक रात मेरी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि मां उससे कह रही हैं, तुम लोगों ने अपने लिए तो सब कुछ बनवा लिया, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं, मुझे वही खिड़की पर रख छोड़ा है। पत्नी ने सुबह सुबह ये बात मुझे बताई। अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उस दिन कुछ भी करने से पहले बाजार जाकर लकड़ी खरीदा और एक कारीगर लाकर उससे मां का सुंदर सा मंदिर बनाने को कहा। मंदिर तैयार हो जाने पर हम लोगों ने बड़ी श्रद्धा से मां की मूर्ति की स्थापना की।
टाइडी होम का बहुत सारा काम मिलने से काम का बोझ अब बहुत बढ़ गया था। समय की कमी रहने लगी थी। मैंने इस समस्या पर विचार करना शुरू किया। मुझे एक उपाय सूझा कि अगर मैं गाड़ी ले लूं तो इस समस्या से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाला खर्च भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे मेरी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आखिर मुझे मिलता ही क्या था? काम बनवा कर देने में बीच का मार्जिन भर मेरी कमाई थी। उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा माल की ढुलाई में खर्च हो जाता था। 4 जगह घूम भी नहीं सकता था जिससे सही कंपनी का चुनाव करके सस्ते से सस्ते में काम करवा सकूं। ऐसा करने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और बढ़ जाता। मेरे मन में बचपन से ही एक इच्छा थी कि मेरी एक गाड़ी हो। गाड़ी लेने पर मेरी बचपन की ये ललक पूरी हो सकती थी। घर तो अब मां नारायणी की कृपा से ही हो गया था। मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। वो भी मेरी बात से सहमत हो गई। समस्या थी रुपयों की। मेरी हैसियत ऐसी नहीं थी कि मैं कार अफोर्ड कर पाता। डिपॉजिट और साज सज्जा पर लंबा खर्च आया था। इसके अतिरिक्त मेरे गांव की, मेरे घर परिवार की जिम्मेदारियां भी मुझ पर थीं। वहां भी पैसे भेजने पड़ते थे। लोगों को विश्वास नहीं होगा, उस वक्त भी मेरे खुद के पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े थे। मेरे घर लौटने के बाद जिन्हें मेरी पत्नी बेचारी धोकर सुखाती और सुबह इस्त्री करके मुझे पहना दिया करती थी। सचमुच कभी कभी तो सोचता हूं कि मेरे जीवन संग्राम में अगर मेरी पत्नी का इतना प्रेम, इतना सहयोग न मिला होता तो क्या मैं वास्तव में इस मकाम तक पहुंच पाता? एक दिन मैंने उचित अवसर देखकर बकू भाई से गाड़ी की बात छेड़ी। मैंने उन्हें गाड़ी की उपयोगिता के बारे में समझाया, समय और ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली बचत के बारे में बताया। ये भी कहा कि अभी उनका काम जितनी जल्दी होता है, मेरे पास गाड़ी होने पर उससे भी जल्दी हो सकता है। मेरी बात तर्कसंगत थी। बकू भाई को जच गई। बकू भाई इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बावजूद घोर परिश्रमी और कर्मठ इंसान थे। वो समय का मूल्य जानते थे। सच पूछो तो घोर परिश्रम करना मैंने बकू भाई से ही सीखा है। बकू भाई ने गाड़ी लेने के लिए मुझे तुरंत 11,000 रुपए दिलवा दिए। मैंने एक एम्बेसडर गाड़ी देखी। गाड़ी अच्छी थी, लेकिन गाड़ी का मालिक उसके 15,000 रुपए मांग रहा था। मेरे पास तो ले देकर सिर्फ 11,000 रुपए थे। मैं बिना कोई जवाब दिए वापस लौट आया। मैं 15,000 रुपए देने की स्थिति में ही नहीं था। मां नारायणी मेरा कितना ध्यान रखती है, इसका अनुभव मुझे उस रात प्राप्त हुआ। मां ने सपने में आकर मुझसे कहा, गाड़ी लेना चाहता है, जा 10,200 रुपए गाड़ी वाले को दे देना, वो गाड़ी दे देगा। दूसरे दिन ठीक वैसा ही हुआ। मैं गाड़ी वाले के पास पहुंचा। वो कहने लगा, सेठ गाड़ी नहीं लेनी? मैंने कहा, लेनी तो है, मगर तुम 15,000 मांग रहे हो। मैं सिर्फ 10,200 दे सकता हूं। देनी है तो दे दो। उसने कहा, दी, और मैं इस तरह एक एम्बेसडर कार का मालिक बन गया। अभी तक बचपन से सिर्फ कल्पना करता आया था कि कभी मेरे पास कार होगी, लेकिन मां नारायणी ने आज मेरी उस कल्पना को साकार कर दिया। मैं कितना खुश था, बयान नहीं कर सकता। गाड़ी आ जाने से समय की बचत होने लगी। इसके अलावा अब मैं 4 कंपनियां घूमकर जहां सस्ते में और जल्दी काम हो सकता था, वहां काम करवा सकता था। ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने का भय नहीं था। साथ ही साथ 500-600 किलो तक की प्लेटों के लिए मुझे किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उतना तो मैं गाड़ी में ही लाद लिया करता था। वो बात दूसरी थी कि मैं ही मालिक था और मैं ही कुली। गाड़ी को ही मैंने अपना ऑफिस भी बना रखा था। हर धंधे में सेल्समैनशिप और शोमैनशिप की भी बड़ी आवश्यकता होती है। गाड़ी आ जाने का एक और फायदा हुआ। अचानक मेरी साख मार्केट में और बढ़ गई। जो लोग मुझे कभी क्रेडिट नहीं देते थे, वो अब अपने आप क्रेडिट देने लगे थे। अगर कभी भुगतान के वक्त पैसे कम पड़ते तो कहते, कोई बात नहीं, पैसे कहाँ जाएंगे, बाद में दे देना। इसी बीच मेरी पत्नी दोबारा गर्भवती हो चुकी थी। अपने पास गाड़ी होने के बावजूद पत्नी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल छोड़ आने का सौभाग्य मुझे इस बार भी नहीं मिल पाया।
एक रात जब मैं काम से घर लौटा तो पड़ोसियों ने बताया, हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारी बीवी को बच्चा होने वाला है। बेचारे पड़ोसियों ने ही मेरी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया था। मैं भागा भागा अस्पताल पहुंचा। 18 फरवरी सन 1969 के दिन मां नारायणी की कृपा से मुझे पुत्र रत्न मिला। मैंने अपने पहले पुत्र का नाम संजय रखा। संजय के जन्म से जुड़ी हुई एक घटना मुझे हमेशा याद रहती है। जिस मुहूर्त में उसका जन्म हुआ था, ठीक उसी मुहूर्त में अस्पताल के पास एक ट्रक ने अपना गाला खोलकर ढेर सारी मिट्टी जमीन पर डाली थी। वैसे तो ये एक आम बात थी, पर न जाने क्यों मन में विचार आया कि मेरा ये पुत्र किसी बड़े निर्माण की भूमिका के साथ मेरे परिवार में आया है। पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में मैंने अपने बड़े भाई साहब को भी अपने पास बंबई आने का निमंत्रण दिया। मेरे बड़े भाई साहब अभी भी कानपुर में ही काम करते थे। उनके बाल बच्चे गांव में पिताजी के पास रहते थे। उन्हें यहां बुलाने के लिए पुत्र जन्म तो एक बहाना था। मां नारायणी की कृपा से अब मैं धन अच्छा खासा कमाने लगा था। अब मेरे मन में अपने यहां वहां बिखरे परिवार को एक जगह समेटने की इच्छा जाग उठी थी। बड़े भाई साहब को अपने पास बुलाने का एक और भी कारण था। मेरे बड़े भाई साहब मां भगवती के अनन्य उपासक हैं, परंतु वो अघोरी पंथ अपना चुके थे और उसी पंथ की पद्धति से मां की उपासना करते थे। उस पद्धति में बलि चढ़ाने का भी प्राविधान होता है। मुझे उनकी वह पद्धति अच्छी नहीं लगती थी। ब्राह्मण कुल में बलि हो, ये मुझे हमेशा कचोटता रहता था। वैसे तो आध्यात्म में मेरी हमेशा से गहरी रुचि रही है। मां की उपासना मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी होती चली आई थी। मेरे दादा संन्यास ग्रहण करके सरयू के किनारे दरौली कुटिया में 40 वर्षों तक मां की आराधना करते रहे। अपनी जन्मदात्री मां को तो जब से मैंने होश संभाला था, हर समय मां की आराधना में ही लीन पाया था। मेरे मन में सदैव मां का ही स्मरण चलता रहता है। नवरात्र उत्सव उस समय पास ही था। मैं चाहता था कि इस बार नवरात्र उत्सव बड़े भाई साहब हमारे साथ ही मनाएं और मां नारायणी सद्बुद्धि दें कि वो भी सात्विक रूप से मां की उपासना करना प्रारंभ कर दें। बीवी बच्चों को अपनाकर उनके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दें। मुझे उनका अपनी बीवी बच्चों को गांव में छोड़कर कानपुर में पड़े रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसके अतिरिक्त जब मेरे पास धन आना शुरू हुआ था तो उसी बीच मैंने गांव में कुछ जमीन खरीद ली थी। पिताजी तो अब वृद्ध हो चले थे। मैं चाहता था बड़े भाई साहब गांव में रहें और परिवार की व्यवस्था देखें। इन सारे कारणों की वजह से संजय के जन्म के शुभ अवसर पर मैंने बड़े भाई साहब को बंबई बुलाया। बड़े भाई साहब मुझे बड़ा स्नेह करते थे। बुलाने पर वो तुरंत बंबई आ गए। एक बार तो उन्हें देखकर हम लोग भयभीत हो उठे। बिल्कुल अघोरियों वाला वेश, बड़े बड़े नाखून, लाल लाल आंखें, लेकिन उनकी मां पर श्रद्धा में रंच मात्र भी संदेह नहीं था। विधिपूर्वक उन्होंने मां का कलश स्थापित करवा नवरात्र उत्सव का आयोजन किया। मां की पूजा का विधिवत आयोजन कैसे किया जाता है, उस नवरात्र पर मैंने अपने बड़े भाई साहब से ही सीखा। विजयादशमी के दिन मां की पूर्ण आहुति पर मां ने मेरे बड़े भाई साहब पर आसन ग्रहण किया। बड़ा ही रौद्र रूप था। मां ने कहा, वो हम लोगों से प्रसन्न हैं। अभी तक तुम लोगों का जो भी उत्थान हुआ है वो कम है। मेरे आशीर्वाद से तुम लोग और भी ज्यादा फूलो फलोगे। मन ही मन मैंने मां का कृतज्ञ होते हुए कहा, मां, मुझे तो तुम्हारा नारायणी वाला सौम्य रूप ही भाता है। मेरी प्रार्थना है कि रौद्र रूप के स्थान पर उन्हें भी अपने सौम्य रूप की उपासना में ही लगने की सद्बुद्धि प्रदान करो। मां ने विदा होते होते एक वरदान और भी प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यदि कभी भी उनकी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं अपने छोटे भाई से कहूं कि वो मां का आह्वान करें। एक दिन उचित अवसर देख मैंने मन की बात बड़े भाई के सामने रखी। साथ ही साथ ये भी कहा, आपको तो मालूम ही है कि पिताजी की जीवन में सबसे बड़ी इच्छा है वो अपना पक्का घर बनवाएं। अगर आप गांव में रहेंगे तो शायद उनकी ये अभिलाषा पूरी हो जाएगी।
माँ की कृपा से बड़े भाई साहब सारी बातें मान गए और बीवी बच्चों के साथ गांव में रहना भी मंजूर कर लिया। वो सिर्फ एक बार कानपुर जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। हम लोगों को इसमें क्या आपत्ति होती। वो कुछ दिनों बंबई रहकर कानपुर वापस गए और कानपुर से गांव लौट गए। मैं बड़ा ही प्रसन्न था। नारायणी के आशीर्वाद और मेरे प्रयासों की बदौलत मेरा यहाँ वहाँ बिखरा परिवार अब एकत्रित हो गया था। मेरा छोटा भाई तो मेरे साथ ही था। बड़े भाई साहब बीवी बच्चों के पास गांव पहुंच गए थे। साथ ही साथ पिताजी को भी बुढ़ापे में एक लड़के का सहारा मिल गया था। जमीन की देखभाल भी अब ठीक ठाक होने लगी थी। टाइडी होम में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। अब आगे अगले अंक में।